वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पावर स्विंग्स इसको मैं क्लासरूम सेटिंग में और वर्कशॉप में उसकी वीडियो जारी कर चुका हूँ। बेसिक जो पावर स्विंग क्या होती है, पावर स्विंग के मुतालिक और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के मुतालिक, फिर उसके बाद रोटर एंगल और बस एंगल और पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम कितना मुमकिन है फ्रॉम वन ग्रिड टू अदर ग्रिड ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन या फ्रॉम द पावर हाउस या मशीन टू द सब स्टेशन। क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी जो करते हैं हम, वो फर्स्ट स्विंग जो आता है उसका जो टाइम है उसके लिए करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग बताई, इसीलिए कि अब आप जब देखेंगे कि ये जो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को जब हम एज ए होल अब डील करना शुरू करेंगे, तो अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं 3-4 तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने 4-5 लेक्चर इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे, पहलुओं पर अपलोड किए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यानी ये टर्म जितनी है, पावर स्विंग, स्टेबल, अनस्टेबल, कॉजेज़, ये सब तकरीबन अलग अलग डिस्कस हो चुका है। अब हम आज से जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हम देखेंगे कि पावर स्विंग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सिस्टम पे। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे कि पावर स्विंग्स को डिटेक्ट कैसे करें, डिटेक्शन यानी कि उनको हम कैसे पता करें और कि वो पावर स्विंग शुरू हो गया है या पावर स्विंग है एंड द रोटर एंगल इज़ इंक्रीजिंग और डाइवर्ज हो रहे हैं मशीन्स एक दूसरे के साथ, तो कैसे डिटेक्ट होगा। उसके बाद फिर अलग से लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर डिटेक्शन हो गया तो फिर ब्लॉक कैसे होगा, यानी कि ब्लॉक क्या चीज़ ब्लॉक होगा, डिस्टेंस रिले कैसे ब्लॉक होगा कि वो ट्रिप ना करे, ऑपरेट ना करे, वो होगा। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग पे आएंगे कि आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग कर ले हम लोग। फिर उसके अलावा ये है कि परमानेंट क्या सोल्यूशन है, तो उसके ऊपर अलग लेक्चर देंगे, बनाएंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि इस सिचुएशन को, पावर स्विंग की सिचुएशन को, या ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी या अनस्टेबल स्टेट को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है कि कम से कम ये फिनोमेना सिस्टम में हो और ज़्यादातर केसेस में पावर सिस्टम जो था वो अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, डेल्टा जो है दोबारा से किसी और जगह पर सेटल हो जाए जहाँ पर के पी मैकेनिकल और पी इलेक्ट्रिकल बराबर हो जाए। ये सब मैंने अलग अलग बताया, इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट इन टर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, ये हम देखते हैं कि कॉज और इफ़ेक्ट इसमें पहले देखेंगे, उसके बाद डिटेक्शन जैसा मैंने बताया, फिर ब्लॉकिंग, और उसके बाद कम सम परमानेंट सोल्यूशन, कुछ हल जिससे पता लगे कि कैसे सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मदद ली है एक पेपर से जो कि बड़ा ब्रेकडाउन यूएसए में हुआ था, और उसके बाद बहुत सीरियसली जो नेशनल इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल, जो कि अब कॉरपोरेशन हो गई है, उसने फिर एक कमेटी बनाई और IEEE ने भी बनाई, और फिर इन लोगों ने एक पूरा रिसर्च करके एक पेपर लिखा। वो पेपर अवेलेबल है, जिसको मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह पूरा इसका हवाला दे दिया है, ताकि आप लोग उसको जाके अच्छी तरह पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई MS करना चाह रहा है या PhD करना चाह रहा है तो पेपर उसको पढ़ने होते हैं, और पेपर पढ़ने के बाद देखना होता है कि उसमें कौन सी चीज़ फिर अब अनसॉल्व है, उसको लेके आगे बढ़ना होता है। तो किसी को कभी कोई ऐसी हेल्प चाहिए तो मुझसे ले सकता है, वो अगर MS कर रहा हो तो। मुख्तलिफ मैं पेपर्स पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद भी IEEE कनाडा में पेपर शाया हो चुके हैं, और वो इससे मुतालिक तो नहीं, लेकिन वो फाइबर ऑप्टिक वगैरह के मुतालिक थे, पावर OPGW वगैरह। आगे चलते हैं। देखिए, पावर स्विंग कॉज एंड इफ़ेक्ट में एक तो सबसे पहले रिवाइज वही वापस कर लें
कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, जबकि जनरेटर का जो मैकेनिकल पावर है और जो उससे डिलीवर हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर वो बराबर हो, उसको हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में। आपको पता है ज़रा सा भी अगर लोड बढ़ेगा तो जनरेटर उसको कहते हैं उर्दू में झेल भी जाएगा। उस झेल जाने का मतलब ये है कि वो एंगल चेंज होगा और वापस अपनी जगह आके, अपनी जगह तो नहीं किसी नई जगह पे सेटल हो जाएगा और पावर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोबारा उस पॉइंट पे बराबर हो जाएगी। उसके लिए मैं भी आगे आपको कर्व वगैरह फिर दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, जो कि मैंने क्लासरूम अरेंजमेंट में डिस्कस किए हैं। तो स्मॉल चेंजेस का इफेक्ट नहीं होता, वो वापस आ जाता है सिस्टम अपनी जगह पे। लेट्स सी। देखिए ये मैंने दोबारा से ये इसमें एक डायग्राम बना दी और दोबारा वो इक्वेशन पावर की, जो कि वी आर इंटू वी एस डिवाइड बाई एक्स और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा। इक्वेशन में ये सही पता नहीं चल रहा, साइन डेल्टा जो है ऊपर है और एक्स जो है नीचे है, यानी वी आर मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा एंड डिवाइडेड बाई एक्स है ये इक्वेशन मैं कई लेक्चर में अपने सही तरह लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ये जो डायग्राम आप देखें कि ये आपका सेकेंडरी सेंडिंग एंड पे वोल्टेज, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मिल रहा है और ये आपका लोड का करंट है जो लाइन पे चल रहा है। तो इसके साथ 90 डिग्री पे ये आई एक्स ड्रॉप है, आई एक्स एल जो लाइन के अंदर, और उसके बाद ये इसको ऐड किया तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज आ गया। तो ये एंगल जो होता है यहाँ पर जहाँ मेरा इस वक्त ये एरो है, ये डेल्टा एंगल है, ये बिटवीन द वोल्टेजेस है, यानी कि वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के वोल्टेज के दरमियान में जो एंगल है उसको डेल्टा कहते हैं। यही बस एंगल है, यही पावर फ्लो में यही मददगार होता है, क्योंकि यही वहाँ पर इक्वेशन में लिखा हुआ है साइन डेल्टा। और आपको साइन डेल्टा से देख सकते हैं कि जब डेल्टा 90 डिग्री होगा तो ये पावर मैक्सिमम हो जाएगी। ये सब चीज़ें मैं 3 4 5 कम से कम लेक्चर जो है बना चुका हूँ, मुख्तलिफ तरीके से उनको एड्रेस कर चुका हूँ। ट्रांसमिशन लाइन की मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में जो मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी ये क्वेश्चन इस्तेमाल हो रही है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में यही हो रही है, स्विंग में भी यही हो रही है, इक्वल एंगल क्राइटेरिया, सब चीज़ में यही ग्राफ और यही इक्वेशन काम आती है। वो इसी जो मैंने वेक्टर डायग्राम ये मैंने खुद बनाई है यहाँ पे, जो इससे इससे ही ड्रा होती है। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, ट्रायंगल को कंप्लीट करने के बाद फिर ये जो है इक्वेशन, इसमें साइन की इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एंगल निकालने के बाद साइन ला अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाती है। वो डेरिवेशन भी हो सकता है, मैंने ये पहले एक लेक्चर में पूरा डेरिवेशन भी करके बताया है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। आगे चलते हैं। ये देखें, ये वही पुराना कर्व। अब तो आपको बिल्कुल याद तो होना चाहिए, रट होना चाहिए कि यार ये देखें ये डेल्टा एंगल है और ये पी मैक्सिमम है। ये मैंने वाइट बोर्ड पे कई दफ़ा बना के ये सब समझा के आपको फिर मैं दोबारा यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखें फ़र्क करो, ये डेल्टा एक एंगल है इनिशियल, उस पर पी इलेक्ट्रिकल, और जो ये कर्व चलता है ना ये है पी इलेक्ट्रिकल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इस तरीके से ये होती हैं पी मैकेनिकल। तो यहाँ पर पी मैकेनिकल जो है ये है और ये पावर जो है इस पर शो हो रहा है। तो पावर इस पे दो चीज़ें शो हो रही हैं, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर का ही ग्राफ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का ग्राफ इस तरीके से है, यानी इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ेंगे तो वैल्यू इधर ही, लेकिन ये वैल्यू इस ग्राफ पे पढ़ेंगे, और मैकेनिकल के लिए जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन ये इस तरह पढ़ी जाएगी। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैकेनिकल वैल्यू P2 जो है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर कुछ है और ये इक्वल पावर भी यहाँ पर भी है। तो ये जब कोई डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस समझ लें कि बहुत ही छोटी अगर है, तो ये यहाँ से पावर आपकी इलेक्ट्रिकल बढ़ी तो मैकेनिकल तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ी, वो कुछ मिली सेकेंड लगेंगे, उसमें 1 सेकेंड लगेगा। तो क्या होगा कि मशीन जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, होने लगेगी। फिर इसी दौरान में जो गवर्नर वगैरह ये उसकी मैकेनिकल पावर बढ़ा देंगे और ये जो मशीन जो है ये फिर आगे पीछे होके थोड़ी स्विंग होके एक नए पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे यहाँ आके यहाँ सेटल हो गई। लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि बहुत सा लोड जो है उस पर से निकल जाए या बढ़ जाए, निकल जाएगा लोड, अगर कहीं लाइनें उल्टी सीधी ट्रिप हो गई या सही ट्रिप हो गई तो ये मशीन एक्सेलरेट करेगी, और अगर ये लोड उसका कम लोड बढ़ गया तो मशीन डिसेलरेट करेगी। लेकिन डिसेलरेट का मतलब मैं बार बार ये बताता हूँ, ये मत समझे कि उल्टी चलेगी, उसकी स्पीड कम होने लगेगी। जैसे गाड़ी आपकी चढ़ाई पे जा रही है और एक्सीलेटर आप देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो उसको तेज़ी से ऊपर जाने लगती है, वरना देखें तो थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। तो टाइम लैप्स वही वाली बात इसके अंदर होती है
ये मत समझे कि रिवर्स गियर में गाड़ी आप डाल देंगे, गाड़ी तो फॉरवर्ड गियर में ही है, लेकिन डीएसेलरेट का मतलब रफ्तार कम हो रही है। वही फिनोमेना ध्यान में रखिएगा कि ये मत समझिएगा कि जनरेटर उल्टा चलना शुरू हो गया। तो जब भी लोड घटता बढ़ता है ये एक्सेलरेट डिसेलरेट एक्सेलरेट डिसेलरेट होके एक नई पॉइंट पे सेट हो जाती है। अगर यहाँ से बड़ी यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ सेट हो गई। तो ये जो है, ये इसके अंदर जो एंगल एरिया बनता है इसको इक्वल एंगल क्राइटेरिया कहते हैं, वो अलग वीडियो लेक्चर होगा, इसमें उस डिटेल में नहीं जा रहा है। बहरहाल वो वेक्टर इक्वेशन और ये ग्राफ उसी से बना है जो उसमें इक्वेशन थी, वही इक्वेशन, यानी कि वी आर वी एस और साइन डेल्टा और डिवाइडेड बाई एक्स रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। आगे चलते हैं। देखिए पावर स्विंग कॉजेज एंड इफेक्ट में अब देखें कि पावर सिस्टम फॉल्ट, लाइन स्विचिंग, जनरेटर डिस्कनेक्शन and the loss of application of large block or load result in sudden changes to electrical power, whereas the mechanical power input to generator remains relatively constant। वो मैं पहले आपको बता दिया। These system disturbances cause oscillation in machine rotor angle, ये मैंने आपको अभी बताया। Power swings are variations in power flow that occur when large and time intensive disturbances happen, ये मैंने भी बता दिया। Large power swing stable or unstable can cause unwanted distance relay। अब देखिए ये मैंने डिस्टेंस रिले की ऊपर 2-3 लेक्चर बनाए हुए हैं, वो भी सब इससे रिलेटेड हैं कि आपको उसमें मैंने बताया था कि जिस वक्त के फॉल्ट आता है वोल्टेज कम होता है और करंट ज़्यादा होता है, तो वही कंडीशन स्विंग में भी होती है कि सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, फॉल्ट आ चुका है और उसके बाद जो है वोल्टेज कम होता जा रहा है, लाइन पे फॉल्ट करंट भी बहुत है, या लोड की कंडीशन कुछ टिपिंग ऐसी हुई कि इस तरह चेंज हो गई कि लोड की लोडिंग ओवरलोडिंग हो गई किसी लाइन पे और वोल्टेज उसका कम है, तो क्या होगा कि उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लोड इंक्रोचमेंट फिनोमेना, यानी कि लोड जो इम्पीडेंस जो मेजर करती रिले उसको ही लगता है कि ये जो इम्पीडेंस है ये बहुत कम हो चुका है और जो आपकी मोर रिले की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं वो उसके अंदर इंक्रोच कर जाता है। इसके लिए आप ऐसा करें कि जो मैंने लोड इंक्रोचमेंट पे मैंने लेंटिक्यूलर और मैंने क्वाड्रिलेटरल और मैंने मूव का सर्किल, सारी की सारी अलग अलग मैंने लेक्चर और वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रिले को ही लगता है कि वो लाइन का इम्पीडेंस जो है इस रेंज में आ गया है जो कि उसको ऑपरेशन का सिग्नल दे देगी। तो ये जो है ये आप उसके लिए वो मेरे लेक्चर स्टडी करें जो लोड इंक्रोचमेंट से ताल्लुक़ है, लोडेबिलिटी ऑफ लाइन से ताल्लुक़ है और जिसकी हेडिंग हो डिस्टेंस रिले के साथ लेंटिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन, वो सब की सब इसी मौजू पर हैं कि उसमें रिले को ये ऐसा महसूस होता है कि कोई फॉल्ट है और रिले ट्रिप होने लगती है, ट्रिप होने की सिग्नल देती है, वो अनवांटेड होता है, अनडिज़ायरेबल होता है। तो ये जो एक्सटेंडेड पावर स्विंग लोड इम्पीडेंस स्टार्ट इंक्रोचिंग इनटू द सेट ऑफ इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ रिले यूजुअली इन द थर्ड जोन। देखिए जब लोड इम्पीडेंस की बात होती है सबसे पहले जो है इंक्रोच होगा, लोड इम्पीडेंस की लाइन छोटी होना शुरू करती है। आप याद करें उन लेक्चर को दोबारा रेफ़र कर लें जो मैंने दिए हुए हैं, बड़े उसमें आसान तरीके से बार बार समझाया है और एक नहीं इनमें से जो मैंने लेक्चर आपको बताए हैं 5 6 7 ही, कोई भी लेक्चर में जाएंगे तो मैंने उसमें ये स्ट्रेटजी रखी थी, मैंने हर में पूरा रिवाइज भी किया है और फिर रिवाइज या रिकैप के बाद मैंने उसके अंदर जो नया चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि उनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ें वरना फिर ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये मैंने कर्व यहाँ पे इसलिए लगा दिया, कभी कभी बटन दब गया, आपसे आगे हो गया आपका वीडियो लेक्चर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब बात कर रहा हूँगा तो ये कर्व खुद ब खुद दोबारा भी आ जाया करेंगे। मैं ज़्यादातर वीडियो में यही करता हूँ कि मैं बहुत सी पिक्चरें और ड्राइंगों को बार बार शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। फिर ये देखें डिस्टेंस रिले की वही बातें पूरी। फिर पावर स्विंग ब्लॉकिंग फंक्शन जो है ये आजकल की रिलेज में होता है, इसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा एक वीडियो लेक्चर होगा। अब देखें ना ये भी 15 मिनट होने वाले हैं, तो अगर मैं इसमें पावर स्विंग भी ब्लॉकिंग भी डाल दूँ, ये तो डिटेक्शन पहले मैं अलग बनाऊँगा, डिटेक्शन डालूँ फिर ब्लॉकिंग डालूँ फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांजिएंट डालूँ, तो ये तो 30-40 मिनट की वीडियो होती है जो मौजूद है नेट पे बहुत से लोगों की। लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर यही है कि आदमी या तो बोर हो जाता है या फिर उसको समझ में नहीं आता कि यार ये क्या करूँ मैं इसको इतने बहुत सा। तो ये अलग अलग में आपको बहुत आसानी से समझ में तो मेरा अपने सिस्टम का यानी लैपटॉप का बैटरी इतनी कम हो गई मैंने गौर नहीं की, तो वो ज़रा
बैठ गई थी। अभी मैंने दोबारा ऑन किया है। अब देखें ये इफ़ेक्ट पावर सिस्टम के ट्रांजिएंट ड्यू टू पावर स्विंग क्या क्या होते हैं। अब ये वो एस लिखा है आउट ऑफ स्टेप कंडीशंस जो होती हैं, यानी कि जब जनरेटर बहुत दूर एक दूसरे से होने लगते हैं तो टिपिंग करा दी जाती है मुख्तलिफ जगहों पे आउट ऑफ स्टेप वो होने से पहले, ताकि वो सिंक्रोनाइज रहें। तो इसके जो पावर स्विंग के जो निगेटिव इफेक्ट हैं देखें क्या क्या है। ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज जो होता है वो जब जनरेटर अपार्ट हो जाते हैं 180 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त जो अगर इंटरप्शन हो ब्रेकर में तो रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज बड़ा हाई होता है और ब्रेकर डैमेज होने का खतरा होता है। इसी तरह लोड मैनेजमेंट को करना चाहिए, आइसोलेटिंग लोड एंड जनरेशन। ये वही आइलैंडिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि आइलैंडिंग कर लेते हैं कि कहीं कहीं सेलेक्टिव ट्रिपिंग करा दी जाती है। सेलेक्टिव ट्रिपिंग का ये फ़ायदा होता है कि सिस्टम आइलैंडिंग मोड में, जैसे कि आपके पास फ़र्क करो कि पाकिस्तान में 10-12 स्टेशन है, तो पावर सिस्टम स्टडीज़ से इस चीज़ को पता करा जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये कंडीशन होगी ख़राब बहुत ज़्यादा, उन उन जगहों पे ट्रिपिंग कर दी जाए और अलग अलग सिस्टम लोड के हिसाब से। यानी कि फ़र्क करो आपके पास 2 जनरेटर हैं, मैं आसान सी मिसाल है, आप दोनों के लाइन का फ्लो देख रहे हैं, एक पॉइंट पे आकर के ऐसा बन रहा है जो कि नल पॉइंट है, वहाँ पर आप सिस्टम को ब्रेक कर दें अगर, तो अलग अलग लोड अलग अलग जनरेटर ले लेंगे। कुछ यूँ कंडीशन जो होती है ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से पता करके, और वहाँ पर जो है सेटिंग को इस तरह रखते हैं कि अगर ऐसी पावर स्विंग की कंडीशन हो तो बजाय कि हर जगह जहाँ लोड जो इंक्रोचमेंट इनटू द सेटिंग हो रहा है ड्यू टू आइसोलेशन, आइसोलेशन नहीं ऑसिलेशन, तो वो स्विंगिंग, तो वो वहाँ से ट्रिप ना हो, बल्कि उससे पहले किसी प्री डिटर्मिनेड जगह पे ट्रिप हो जाए। फिर इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है ना, पावर स्विंग हो रहा है तो आपका जनरेटर जो है वो स्पीड बढ़ रही है घट रही है, स्पीड बढ़ रही है घट रही है, मैकेनिकली देखें ना प्रॉब्लम है। फिर ये कि लाइन की कैस्केडिंग हो जाती है, ट्रिपिंग की कैस्केडिंग आप समझते हैं ना, मुसलसल एक के बाद दूसरी लाइन ट्रिप होने लगती है। आप लोग जो पावर सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो एनटीडीसी में और एलडीसी में मैंने काम किया, मैंने कैरियर शुरू ही मेरा लोड डिस्पैच सेंटर से हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे 75 में भी टेलीमीटरिंग जो थी वो के इलेक्ट्रिक में थी, टेलीमीटरी, और टेली कंट्रोल नहीं था, बाद में टेली कंट्रोल भी आया। तो ये नहीं कि वो सोचें आपके 1970 की बात कर रहा हूँ कि टेलीमेट्री थी वहाँ पर, ट्रांसड्यूसर के साथ सारी रीडिंग पावर प्लांट की हमारे लोड डिस्पैच सेंटर या कंट्रोल रूम कहते थे हम लोग उस वक्त, वहाँ पर आती थी। इतनी पुरानी बात है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि अब वाली बहस से आप निकल जाया करें। मैं हर दफ़ा बताता इसलिए हूँ कि नए बच्चे जो है उनको ये नॉलेज मिल जाए तो बाहर जब इंटरव्यू दें तो वो परेशान ना हो, उनको लगे कि यार ये तो हमारे मुल्क में थी, हम नहीं थे तो ये हमारी वो थोड़ी है कोई डिफिशेंसी। लेकिन अब मालूम ना मालूम होना वो डिफिशेंसी है, कि आपको पता ही नहीं है कि नायग्रा फॉल है, तो वो आपकी डिफिशेंसी में काउंट होगा। लेकिन आपको मालूम तो हो। तो ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ। फिर इस तरह जनरेशन स्टेशन एक के बाद दीगरे ट्रिप होने लगते हैं, उसको भी कैस्केडिंग कहते हैं। इस सब से बचने के लिए आप प्री डिटरमिन्ड लोकेशंस पे ट्रिपिंग करवा देते हैं। वो मैंने यहाँ सारा इसमें बयान किया हुआ है कि किस तरह से जो है, इसी को थोड़ा थोड़ा 3-3 लाइन मैंने लिख दिया है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले की मैंने बात कर दी, लोड आइसोलेशन करते हैं, जनरेटर को आइसोलेट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ आइलैंडिंग कर देते हैं। इक्विपमेंट में मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, ज़ाहिर स्विंगिंग हो रही है ना, आप देखें डिसलेरेशन एक्सेलरेशन डिसलेरेशन, यानी कि झूम रहा है वो एक जनरेटर हाथी की तरह। तो यार आप खुद ही सोचें कि उसको मैकेनिकल कितना स्ट्रेस आएगा। और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, लोग होते हैं चारों तरफ काम भी कर रहे होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है ऐसे मामलात में। तो ये चीज़ आपको है कि ये चीज़ को स्टडी करें, और ये कभी भी, इसीलिए हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ ये मसाइल हैं। तो मैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई देखें, इसीलिए मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि मैं इसमें कैसे डिटेक्शन और फिर ब्लॉकिंग, और अगर मैं कर भी दूँ ना एक में तो ऐसी हो जाएगा जैसी और बहुत सी वीडियो मौजूद हैं कि वो दो दो लाइन हर चीज़ पे कहते जा रहे हैं और फिर आपको बाद में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए पूरे जितने भी इससे कंपोनेंट हैं अलग अलग चीज़ें समझाऊँगा। तो इंशाल्लाह हेल्प करें मेरी। हेल्प क्या है, फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं है ना। हेल्प ये है कि ये लोगों को बताएं, लोगों को शेयर कराएं, जो एमएस वगैरह कर रहे हैं उनसे भी, उनको भी दें कि वो आगे पढ़ें। अभी मैं एडेप्टिव प्रोटेक्शन पे भी अनकरीब लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। एडेप्टिव प्रोटेक्शन पे मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कराया था, 4 साल हो गए, और वो मैंने सब चीज़ें उसमें बच्चों को पढ़ाई थी, और मैंने फिर ई टैप पे स्टडी कराया था, और उसके बाद फिर सिस्टम में मैंने एडेप्टिव प्रोटेक्शन अप्लाई करवाया था कि कैसे होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं।
और वो था अल्टरनेटिव एनर्जी, उसके अंदर पूरा माइक्रो ग्रिड था असल में, तो उसमें ज़रूरत होती है, तो मैंने करवाया था, तो मैं उस पर भी लेक्चर इंशाल्लाह जारी करूँगा।